हेलो स्टूडेंट, आज मैंने क्या है हिस्ट्री क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इसका आज पार्ट 1 लेकर के आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जानेंगे कि प्रिंटिंग होता क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेक्स्ट और इमेज को सरफेस पर यूजली पेपर पर इंक का यूज़ करके ट्रांसफेरिंग किया जाता है। ऐसा कुछ एग्जांपल है, आप यहाँ पिक्चर्स भी देख सकते हो। बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़लेटर एंड पोस्टर्स, ये इसका एग्जांपल है। इसमें टेक्स्ट प्लस इमेज दोनों इंक्लूड रहता है। इसी को हम लोग प्रिंटिंग कहते हैं। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, तो जो यहाँ का जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक था वो क्या था? द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन ईस्ट एशिया। ये सबसे पहले ईस्ट एशिया में डेवलप हुआ था। ईस्ट एशिया में चाइना, जापान और कोरिया था। यहाँ पे हैंड प्रिंटिंग ज़्यादा फेमस था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंटिंग चाइना। अब प्रिंटिंग चाइना ऐसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंट टेक्नोलॉजी था वो डेवलप हुआ था चाइना, जापान और कोरिया। ये 17th century एज अ अर्बन कल्चर bloomed इन चाइना, द यूज ऑफ प्रिंटिंग डाइवर्सिफाइड। 17th सेंचुरी में बूम कर गया, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया। फिर in the last 19th century, Western printing techniques and the mechanical press were imported as the Western power established their outpost on the China। और फिर 19th century में वहाँ पे टेक्निक्स और मैकेनिकल प्रेस भी वहाँ पे इम्पोर्ट होने लगा। एज लाइक वेस्टर्न पावर established their outpost on the China। और सिंघाई जो था वो एक हब बन गया था न्यू प्रिंट का। नेक्स्ट है प्रिंटिंग जापान। अराउंड 768 से 770 तक वहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरी जो थे तो चाइना से इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंट टेक्नोलॉजी लेकर के जापान। तो वहाँ जो सबसे फेमस था वो था द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। ये सबसे ओल्डेस्ट था जो जापानी बुक्स वाज प्रिंटेड इन AD 860। ये आप देख सकते हैं, मैं फोटो भी लगाई है डायमंड सूत्र। नेक्स्ट है प्रिंट्स कम्स टू यूरोप। अब यूरोप में कैसे आए? तो इन 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप बाय द सिल्क रोड। पहले सिल्क रोड चल रहा था, उसी से बहुत सारा बिजनेस होता था। तो उसी रोड के ज़रिए जो है यहाँ पे प्रिंट आया। ठीक है, फिर क्या होता है ना, इन 1295 मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना एंड ब्रॉट प्रिंटिंग नॉलेज बैक विथ हिम। तो मार्को पोलो हर चीज़ का खोज करते रहते थे। उसी दरमियान वो क्या हो गया ना, जब वो रिटर्न आए इटली, चाइना से जब वो रिटर्न आए इटली, तो उन्होंने प्रिंटिंग नॉलेज को अपने साथ लेकर के, मतलब वो खोज करते थे तो जो उनको अच्छा लगता था उस चीज़ को एब्जॉर्ब करते थे, एड ऑन करते थे, उसके बाद उस चीज़ को आके यहाँ बूम करते थे, तो बताते थे सारा चीज़। उसके बाद क्या था ना, इटालियन बिगन्स प्रोड्यूस बुक विद द वुड ब्लॉक्स। वुड ब्लॉक्स आपके बुक्स में दिया है। जैसे अभी हम लोग मोहर मोहर देते हैं ना, किस चीज़ में आपने देखा हो, छोटा तो मोहर रहता है, उसमें नाम लिखा रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहता है, उसमें मोहर लगा रहता है। उसी तरह वो छोटा रूप हो गया वही। उसी तरह से बड़ा बड़ा ऐसे कॉपी का साइज़ होता है ना, उतना बड़ा बड़ा यहाँ पे वुड ब्लॉक्स बनता था। और Italians began produce the books with the wood blocks and soon the technology spread to other parts of the Europe। और वो लोग
ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिए और ये जो है पूरे यूरोप में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एज द डिमांड फॉर अ बुक इंक्रीज, बुक सेलर ऑल ओवर द यूरोप बिगेंस एक्सपोर्ट बुक टू द मेनी डिफरेंट कंट्रीज। और जैसे जैसे अब लोगों का इंटरेस्ट किसी चीज़ में बढ़ता है, उसी तरह लोगों का इंटरेस्ट जब बुक्स पे बढ़ रहा था तो बुक सेलर का जो है बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन आ गया था कि भाई अब बहुत सारा बुक चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो वो एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे थे, एक्सपोर्ट पूरे कंट्री में अलग अलग जगहों पे वो अलग अलग देशों में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ ना, both the productions of the handwritten manuscript could not satisfy the ever increasing demand for book। अब हुआ क्या कि बहुत लोगों को सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है हैंड रिटन, वो लोग चाह रहे थोड़ा सा अलग। हम लोग भी कभी कभी चाहते हैं कि अपडेट होना, अलग हो, अलग अलग चीज़ देखना। तो इसी टाइप से जो है वहाँ पे लोग भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे कि हैंड रिटन हो, उस चीज़ को थोड़ा सा अगर डेवलपमेंट हो जाए बेस्ट है। क्यों ऐसा हुआ? तो कॉपिंग वाल अब जो कॉपी करते थे लोग को जो रखा जाता था कि आप भाई लिख दो, तो लिखने से क्या प्रॉब्लम होता था कि लिखने में टाइम लगता था, और टाइम लेता था तो जो लोग लिखते थे तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, तो वो चाहेंगे ना कि मुझे बहुत ज़्यादा उससे पैसा मिले। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा तो पैसे क्यों नहीं मिले, ये होता था। तो कॉपी वॉज एक्सपेंसिव, लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अभी हम लोग प्रिंट तुरंत चाहते हैं, कुछ सेकेंड में निकल जाता है, और उसी चीज़ को अगर हम लोग लिखें और 2-3 घंटा लग जाए तो एक तो टाइम भी जाएगा, ऊपर से परेशानी अलग, इसीलिए जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। दूसरा पॉइंट क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट वाज फ्रीली एवॉक्वर्ड टू द हैंड। अब होता क्या है कि बहुत की हैंडराइटिंग हमें समझ में नहीं आती है ना, बहुत का हैंडराइटिंग हमें समझ में भी आता है। तो अब सबका हैंडराइटिंग अलग अलग है। अब किसी को कोई हैंडराइटिंग पसंद है, किसी को कोई हैंडराइटिंग पसंद है। अब हम लोग को तो नहीं पता किसको कौन सा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है, किसको कौन सा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है। तो ये सब सारा प्रॉब्लम्स हुआ। अब इसी बीच में क्या हुआ ना, in the 1430s, the Johannes Gutenberg invented a new printing technology by developing a first known printing press at the Regensburg of the Germany। अब जॉनस गुटेनबर्ग जो थे वो जो है एक मसीहा की तरह बोल सकते हैं आए, और उन्होंने 1430s में क्या हुआ, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, जो कि तभी के टाइम में जो नीड था उन्होंने क्या किया, फुलफिल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तब तक के लिए थैंक यू।